जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। एमसीक्यू सॉल्व क्लास 11th का ज्योग्राफी एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज को लेके आया हूँ। इसमें हर एक सवाल का हम लोग बेहतर से विश्लेषण के साथ आंसर देंगे। जितने भी प्रश्न पूछा जा रहा है, खासकर जो एग्ज़ाम है आपके इंटर के एग्ज़ाम में, उसमें ज्योग्राफी का बहुत इम्पोर्टेंस है। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। तो चर्चा करने से पहले आइए एक कोट्स को ध्यान दें, शायरी को ध्यान दें। शायरी क्या कहता है समझिए। तुझे किसने कहा तू अनजान बनकर आया कर। तुझे किसने कहा तू अनजान बनकर आया कर। तू इस मैदान में मेहमान बनकर आया कर। एक तुझे ही तो बख्शी है, एक तुझे ही तो बख्शी है इस अखाड़े की हुकूमत। ये तेरी कर्म भूमि है, तू यहाँ सुल्तान बनकर आया कर। इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास जो है वो बहुवैकल्पिक प्रश्न का है और इसमें खास करके ज्योग्राफी का जो लिए हैं उसको ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है और इसका आंसर कैसे हम लोग करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के लिए बहुत रेलिवेंस है। जो एनसीईआरटी है, जेसीईआरटी है, उन दोनों के लिए रेलिवेंस है। साथ ही साथ जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके लिए भी बहुत रेलिवेंस है। तो आइए इसको शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बता रहे हैं आपसे, पूछ रहे हैं आपसे कि क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि पृथ्वी का आकार कैसा है। पृथ्वी का जो आकार है वो कैसा है ना। जो आकार है पृथ्वी का वो कैसा है। तो ऑप्शन है गोलाकार है क्या, नहीं होगा दोस्तों। बेलनाकार है क्या, नहीं होगा दोस्तों। अच्छा चपटा है क्या, ये भी नहीं होगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि चपटा की कोई लिमिट नहीं होता है। हो सके चपटा बहुत ज़्यादा होगा, हो सके चपटा ऐसे होगा, हो सके चपटा ऐसे भी हो सकता है। तो चपटा की कोई लिमिट नहीं है, इसलिए चपटा पर हम लोग फोकस नहीं करेंगे, चपटा है नहीं। ठीक है। तो कैसा है भूआब। कैसा है? भूआब, जियोइड है। जियोइड को देखने के लिए सबसे पहले मानचित्र में देखिए कि जियोइड होता क्या है। जियोइड का मतलब जैसे यहाँ पर देखिए आप, इस मानचित्र को देखिए, पृथ्वी का जो ये हिस्सा हमने अलग से लिया है इसको देखिए। कहीं कहीं आपको उभार देखने को मिलेगा, कहीं पर्वत देखने को मिलेगा, जैसे कि ये पेरू है। पेरू है ना, यहाँ पे पर्वत देखने को मिल रहा है। अब देखिए अमेरिका में आप वैसे हिमालय देख सकते हैं। तो कहीं कहीं उभार है, कहीं कहीं पठार है, कहीं कहीं मैदान है, तो कहीं कहीं महासागर है। तो कहीं कहीं महासागर में भी पर्वत है और महासागर में गड्ढे भी हैं, जिनमें से एक मरियाना गर्त भी है। तो इसको बोलते हैं जियोइड। ये जियोइड टाइप के हैं हमारी पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो इसमें आंसर होगा क्या, सूर्यातप। क्या आंसर होगा इसमें, सूर्यातप। तो सूर्यातप को लेकर के आपको पता ही होगा, हमारे यहाँ जो पृथ्वी को देता है एनर्जी वो कौन देते हैं, सूरज देते हैं। और उस एनर्जी को जो पा रहे हैं उसको सूर्यातप कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ए हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर बी को देखिए, 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बता रहे हैं, बोल रहे कि पृथ्वी के पृष्ठ पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा का अधिकतम अंश किस रूप में आता है। पृथ्वी के पृष्ठ पर प्राप्त होने वाले ऊर्जा का अधिकतम अंश किस रूप में आता है। ठीक है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में से आपको चुनाव करना है कि क्या ऑप्शन सही है। चारों ऑप्शन में से क्या क्या है देखिए। पहला ऑप्शन है कि दीर्घ तरंग दैर्ध्य, लघु तरंग दैर्ध्य, इनमें से दोनों, मतलब दीर्घ भी और लघु भी, इनमें से दोनों। और डी नंबर बोला है इनमें से कोई नहीं। तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि लघु तरंग दैर्ध्य हमारे यहाँ पे पृथ्वी पर आती है। राइट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है पार्थिव विकिरण होता है, मतलब क्या होता है। पार्थिव विकिरण जो होता है वो क्या होता है। राइट। पार्थिव विकिरण होता है दीर्घ तरंग दैर्ध्य। क्या होता है, दीर्घ तरंग दैर्ध्य। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट में दिया है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है। राइट। इस गति को क्या कहते हैं, इस गति को क्या कहते हैं। तो इस गति को कहते हैं परिक्रमण। राइट। नेक्स्ट देखिए, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के दौरान
पृथ्वी सबसे अधिक दूरी पर स्थित होती है। पृथ्वी सबसे अधिक दूरी पर क्या होती है? स्थित होती है। इस स्थिति को किस नाम से जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का क्या होगा आंसर? बी होगा, अपसोर। क्या होगा? अपसोर। इसको आप देख सकते हैं, अपसोर क्या होता है? जो सबसे अधिक दूरी पर होता है, इसे क्या बोलते हैं? अपसोर बोलते हैं। इस मैप में देखिए कि यहाँ पर दो चीज़ें आपको दिखाई देंगी, एक अपसोर एक उपसोर, एपीहेलियन पेरीहेलियन। तो एपीहेलियन जो होता है वो क्या है? 153 मिलियन किलोमीटर है। इसका मतलब 15 करोड़ 30 लाख मिलियन। यहाँ पे मिलियन शब्द है तो 15 करोड़ 30 लाख को आप ध्यान रखिएगा। ये दूर है, ठीक है। कब होता? दूर है ये। और ध्यान रखिएगा, इसको डेट को लेके क्वेश्चन पूछा जाता है, दिन को लेके क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से दिन में ये आता है। पेरीहेलियन कितना है? 14 करोड़ 70 लाख। 14 करोड़ 70 लाख उतना किलोमीटर है। मतलब सूरज उस समय क्या होता है? पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है। तो इसको आप देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि पृथ्वी परिक्रमण के दौरान सूर्य से सबसे अधिक दूर पर किस तिथि को स्थित होता है? कौन सा डेट है ये पूछ रहा है दोस्तों। ये डेट क्या है? तो 4 जुलाई है। कौन सा डेट है? 4 जुलाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है कि पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट अर्थात 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर दूर किस तिथि को होती है? क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछ रहा है कि जो सूरज है सबसे निकट होता है ना, वो किस तिथि को होता है? तो निकटता वो दे दिया है 14 करोड़ 70 लाख, है ना। पर डेट पूछ रहा है आपसे कि कौन सा डेट है। तो डेट क्या होगा? 3 जनवरी को होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है कि जो धरातल है, धरातल पर प्राप्त सूर्यातप की मात्रा उष्ण कटिबंध में कितना है? और ये वाट में पूछ रहा है कि कितना वाट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो पूछ रहा है वो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 320 वाट। क्या होगा? 320 वाट, राइट, 320 वाट। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 10 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए। जैक ने भी इसको एक्सप्लोर किया है, इन चीज़ों को दिया है। तो आप रिगार्डिंग करके इसको पढ़िए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम सब ने पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 10 आइए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछ रहा है? पृथ्वी अपने समकोणीय स्थिति से कितने डिग्री के झुकाव पर है? पृथ्वी अपने समकोणीय स्थिति से कितने डिग्री के झुकाव पर है? अगर पूछेगा झुकाव पर कितना है ना, तो इसका आंसर होगा 23.5 डिग्री, राइट। कितना झुकाव पे है? 23.5 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या पूछ रहा है। पृथ्वी का अक्ष सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की समतल कक्षा से कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो दोनों क्वेश्चन में आपको डाउट होगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है और 11th का आंसर क्या हो सकता है, इसलिए इन दोनों पर ध्यान रखें। पहला प्रश्न जो पूछा था जिसमें 23.5 डिग्री को हम लोगों ने चिन्हित किया था, ये प्रश्न अलग तरीके से पूछा है और ये अलग है। इसमें पूछा गया कि पृथ्वी अपने समकोणीय स्थिति में कितने डिग्री के झुकाव पर है, तो हुआ था 23.5 डिग्री। पर क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो अलग पूछ रहा है, इसको पढ़िए ध्यान से। पृथ्वी का अक्ष जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की समतल कक्षा से कितने डिग्री का कोण बनाती है, ये पूछ रहा है। तो इसमें आंसर क्या होगा? इसमें 66.5 डिग्री होगा, 66.5 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा कि पृथ्वी के किस स्थान पर दिन अथवा रात सबसे बड़े होते हैं? पृथ्वी के किस स्थान पर दिन अथवा रात सबसे बड़े होते हैं? तो यहाँ पर ध्रुव होगा आंसर। क्या होगा? ध्रुवों पर। आपको पता ही है दोस्तों कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल में 6 महीने का दिन होता है, 6 महीने का रात होता है। इस प्रकार जो क्वेश्चन पूछा गया है कि किस स्थान पर दिन अथवा रात सबसे बड़े होते हैं, तो ध्रुवों पर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 13, इसको पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है कि किस किस अक्षांश पर 21 जून को किस अक्षांश पर 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है? तो आप मैप में देखिए
जब भी मैप देखेंगे तो पूरा क्लियर हो जाता है। डेट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, तो किस अक्षांश पर पड़ती है। आप इस मैप को देखिए, आप बहुत कुछ क्लियर कर पाएंगे। 21 जून को पूछा गया है और 21 जून को कौन सी रेखा पर सीधी किरणें पड़ रही है। आप देख रहे होंगे कि ये रेखा क्या है, कर्क की है, ये रेखा क्या है, मकर की है, तो बीच में कौन सी रेखा है, विषुवत रेखा है। तो 21 जून को सीधी किरणें कहाँ पड़ रही है सूरज की, पृथ्वी पर कहाँ पड़ रही है, कौन सी रेखा में पड़ रही है, तो कर्क रेखा में पड़ रही है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कौन सी रेखा में पड़ रही है, कर्क रेखा में पड़ रही है। तो क्वेश्चन नंबर जो पूछा गया 13 है ना, इसका आंसर क्या होगा, कर्क रेखा पर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है 14, इसको ध्यान से देखिए क्या पूछ रही है। किस अक्षांश पर 22 दिसंबर को दोपहर को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। राइट, यहाँ पर 22 दिसंबर को पूछा गया है, मतलब ठीक इसका उल्टा पूछा गया है। तो जैसे आपने कर्क को देखा था 21 जून को, वैसे ही 22 दिसंबर को ठीक इसका ऑपोजिट होगा। इसका मतलब किधर होगा, मकर रेखा की ओर होगा। इसको हम लोकेशन में आपको दिखाते हैं, आपको फिगर में आपको दिखाते हैं। ठीक है, ये 22 दिसंबर है और कौन सी रेखा पे पड़ रहा है, मकर रेखा पे पड़ रहा है। इसकी किरण कौन सी रेखा पे, मकर रेखा पे पड़ रहा है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्या पूछ रहा है आपसे, पूछ रहा है कि 21 मार्च को सूर्य की किरणें किस अक्षांश पर सीधी पड़ती है। 21 मार्च को सूर्य की किरणें किस अक्षांश पर सीधी पड़ती है। तो देखिए दोस्तों, 21 मार्च हो या 23 सितंबर हो, सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। कहाँ पड़ती है, विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है ना, विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को आगे और बढ़ाते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन और किस किस डायमेंशन से कैसे कैसे पूछा गया है। ठीक है, राइट। जब भी जरूरत पड़ी मैप की तो मैप हम आपको दिखाएंगे, है ना। जब भी जरूरत पड़ी फिगर की तो फिगर आपको दिखाएंगे, लेकिन क्लियर हो जाना चाहिए, किसी भी क्वेश्चन को लेकर डाउट ना रहे। और हमारे यहाँ ऑफलाइन की जो क्लास होती है, उस ऑफलाइन की क्लास में सारे डाउट को तोड़ तोड़ करके ख़त्म किया जाता है। इस तरह से आप कोशिश करें कि मैक्सिमम हो सके ऑफलाइन क्लास को अटेंड करें, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में एक तरफा संवाद होता है, इसमें बहुत सारी बातें हम कह नहीं पाएंगे, है ना। बहुत सारी बातों को जानने के लिए आपको कुछ न कुछ मेहनत सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछ रहा है, इसको ध्यान दीजिए। 16 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आप लोग पढ़ भी चुके होंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछ रहा है कि 21 जून को सूर्य जब उत्तरी चरम बिंदु पर होता है, 21 जून को सूर्य जब उत्तरी चरम बिंदु पर होता है, इसे किस नाम से जाना जाता है, इसे किस नाम से जाना जाता है। तो इस समय क्या होगा, उत्तरी अयनांत होगा। क्या होगा, उत्तरी अयनांत होगा। और ठीक इसका ऑपोजिट जब पूछेगा ना दोस्तों, ठीक इसका ऑपोजिट 23 सितंबर को पूछ लेगा, तो आप ध्यान दीजिएगा उसका आंसर क्या होगा, दक्षिणी अयनांत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछ रहा है, पढ़िए। प्रथम 35 इकाइयों को छोड़कर बाकी 65 इकाइयों में से वायुमंडल के द्वारा कितनी इकाइयां अवशोषित की जाती है, कितनी इकाइयां अवशोषित की जाती है। तो राइट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा इसका, वो होगा 14 इकाइयां। कितना होगा, 14 इकाइयां, यानी कि 17 का क्या होगा आंसर, डी होगा, 14 इकाइयां। बाकी सब क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट कर जाते हैं, चाहे पार्थिव विकिरण के रूप में हो, चाहे सीधे मेघों द्वारा, वायुमंडल द्वारा रिफ्लेक्ट कर दी जाती हो, है ना। लेकिन शेष जो हमारी पृथ्वी ऑब्जर्व करती है, वायुमंडल ऑब्जर्व करती है, तो कितना करती है, 14 इकाइयां करती है फाइनल। क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछ रहे, निम्न में से किस शहर में, निम्न में से किस शहर में दिन ज़्यादा लंबा होता है, दिन ज़्यादा लंबा होता है। तो क्वेश्चन नंबर पूछा है 18 का, निम्न में से किस शहर में दिन ज़्यादा लंबा होता है। आंसर क्या होगा, तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तिरुवनंतपुरम, इसमें क्या होता है कि दिन ज़्यादा लंबा होता है। राइट, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 19 क्या है, निम्न में से किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। आपको फिर वही क्वेश्चन घुमा दिया है, तो उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग पक्का जानते होंगे, है ना। मुझे उम्मीद है आप लोग पक्का इसका आंसर जानते होंगे। इसका आंसर देने का प्रयास करें,
19 का क्वेश्चन है ना। इसका आंसर देने का प्रयास करें। ये क्या क्वेश्चन पूछे थे, इसको एक बार ठीक से पढ़ लें तो आपको पता चलेगा कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, राइट, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछ रहा है, पढ़िए। बोल रहा है कि वर्ष में सबसे कोष्ण और सबसे शीत महीनों के माध्य तापमान का अंतर क्या कहलाता है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, वार्षिक तापांतर। क्या बोलते हैं, वार्षिक तापांतर, राइट, क्या बोलते हैं, वार्षिक तापांतर। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ेंगे। जनवरी में समताप रेखाएं क्या होती है, अटलांटिक महासागर के उत्तर और यूरेशिया महाद्वीपों के किस ओर विचलित हो जाती है। तो मैप में इसको एक बार हम समझा दिए थे ऑफलाइन की क्लास में, तो इसमें विद्यार्थी को लगभग पता ही होगा, है ना। इसका आंसर क्या होगा, 21 का पूछा है, क्या आंसर होगा, तो ये होगा दक्षिण, ठीक है, क्या होगा, दक्षिण। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। 22 क्या पूछ रहे हैं, किस तिथि को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन वही घुमा रहा है। इस फिगर को आप ध्यान रख लीजिएगा कि फिगर क्या बता रहे हैं आपको, है ना। बोल रहे कि सूर्य जो है मकर रेखा पर लंबवत होता है, पर कौन सा डेट है भाई, कौन सी डेट को, है ना, कौन सी डेट को क्या होता है कि सूरज मकर रेखा पर लंबवत होता है। कौन सी डेट को सूरज मकर रेखा पर लंबवत होता है। चलिए अब ध्यान देखिए, मैप में भी देख सकते हैं, जो फिगर है ये भी देख सकते हैं। तो लंबवत है मकर रेखा पर कौन सी, तो 22 दिसंबर को है। कौन सी है, 22 दिसंबर को है। आप इसे देख सकते हैं, 22 दिसंबर को किरणें कहाँ पड़ रही है, सीधी मकर रेखा पे पड़ रही है। तो इसको लेके कई बार आपको फोकस करना है कि फिगर में क्या बताया जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या होगा, 22 दिसंबर होगा, 22 दिसंबर, 22 दिसंबर मतलब बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 23 क्या पूछ रहा है, सौर विकिरण की 100 इकाई में से 35 इकाई, सौर विकिरण की 100 इकाई में से 35 इकाई पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने से पहले ही क्या होती है, अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है। इसमें कितनी इकाइयां बादलों के ऊपरी छोर से परिवर्तित होते हैं। बादलों के ऊपरी छोर से कितने इकाइयां परिवर्तित होते हैं। तो आपको 27 इकाइयों पर ध्यान देना है, 27 इकाइयां परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। कितने इकाइयां होते हैं परिवर्तित, 27 इकाइयां परिवर्तित हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आइए, 24 क्या पूछ रहा है, इसको आराम से ध्यान से पढ़िए। 24 पूछ रहा है कि सौर विकिरण द्वारा पृथ्वी स्वयं गर्म होने के बाद एक विकिरण पिंड बन जाता है, राइट, ये आपको पता ही है, और वायुमंडल में दीर्घ तरंगों के रूप में ऊर्जा का विकिरण करने लगता है, राइट। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, पार्थिव विकिरण बोलते हैं, पार्थिव विकिरण बोलते हैं। और नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या पूछ रहा है, 25 पूछ रहा है कि पार्थिव विकिरण वायुमंडलीय गैसों मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे वायुमंडल पर क्या प्रभाव पड़ता है ना, पूछ रहा है कि वायुमंडल पर क्या प्रभाव पड़ता है। एनसीईआरटी की हर एक शब्द को यहाँ पर कितना रामबाण की तरह उपयोग किया गया है, इसको आराम से अब देखिए। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, गर्म हो जाता है सर, पृथ्वी क्या होता है, गर्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 26 में क्या बताया जा रहा है, इसको देखिए ध्यान से। 26 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें क्या बताया जा रहा है ना। आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, मुझे उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगा, हमारी ऑडियो आप तक पहुंच रही होगी, है ना। कुछ टेक्निकल इशू है इसलिए ऑडियो लेक्चर ही इसमें ठीक रहेगा, हालांकि आपकी ज़रूरत के हिसाब से ऑडियो ही ठीक है ना। ये तो एमसीक्यू सॉल्व है, इसमें बेहतर रहेगा ऑडियो, है ना। और आपको क्वेश्चन तो दिख ही रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या पूछ रहा है, इसको पढ़िए। ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत कौन कौन सी गैसें आती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
पूछ रहा है कि ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत कौन कौन सी गैसें आती है ना, कौन कौन सी गैसें ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत आती। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो भी है, ये पक्का है, सही है। नाइट्रोक्साइड भी है, राइट दोस्तों, और मीथेन भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या होगा, इनमें से सभी आते हैं, इनमें से क्या होते हैं, सभी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 नेक्स्ट आते हैं। क्या पूछ रहा है कि सौर विकिरण का पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाना क्या कहलाता है। पूछ रहा है कि ये घटना जो है ये क्या कहलाता है। तो इसको बोलते हैं एल्बिडो, राइट, हमने पढ़ा चुका है ऑफलाइन में, क्या है ये, एल्बिडो है। एल्बिडो क्या होता है कि सौर की विकिरण जो पृथ्वी की सतह तक पहुंचती है ना, उससे पहले ही उसको भेजता है, भाई जाओ तुम यहाँ से, है ना, ऐसा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 28। पूछ रहा है कि पृथ्वी के धरातल तथा वायुमंडल से अंतरिक्ष में वापस लौटने वाली पार्थिव विकिरण का इकाई कितना है। सेम क्वेश्चन दोहरा रहा है, सेम क्वेश्चन दोहरा है, बड़े मजे की बात है, सेम क्वेश्चन दोहरा रहा है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो ना, तो सर आप गोल्डन चीज पढ़ रहे हो, एकदम स्वर्ण चीज पढ़ रहे हो, समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्वेश्चन जो पूछा है वो क्या पूछा है, एक बार फिर से देख लीजिए, है ना। फिर से क्या करें हम लोग, देख लेते हैं। पृथ्वी के धरातल तथा वायुमंडल से अंतरिक्ष में वापस लौटने वाली पार्थिव विकिरण का इकाई कितना है। तो अब देखते हैं, 65 इकाई तो लौट जाता है, 65 इकाई क्या होता है, लौट जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 आइए। प्रथम 35 इकाइयों को छोड़कर बाकी सभी 65 इकाइयों में से पृथ्वी के धरातल द्वारा कितनी इकाइयां अवशोषित की जाती है। देख रहे हैं, वही क्वेश्चन दोहरा रहा है, वही क्वेश्चन क्या हो रहा है, दोहरा, मैंने उसी से क्वेश्चन दोहरा रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा है कि प्रथम इकाइयों को छोड़कर, मतलब 35 इकाइयों को छोड़कर बाकी 65 इकाइयों में से पृथ्वी के धरातल द्वारा कितनी इकाइयां अवशोषित की जाती है। तो इसमें कितनी इकाइयां अवशोषित करेंगे, तो 51 इकाइयां अवशोषित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 आते हैं, देखते हैं 30 क्या पूछ रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे क्या डिमांड कर रहा है ना, चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 पूछ रहा है कि पृथ्वी का जो ऊष्मा संतुलन है ना, पृथ्वी का ऊष्मा संतुलन मुख्य रूप से किन दो प्रक्रियाओं द्वारा होता है। पृथ्वी का ऊष्मा संतुलन मुख्य रूप से किन दो प्रक्रियाओं द्वारा होता है, किन दो प्रक्रियाओं द्वारा होता है। तो यहाँ पे दो प्रोसेस दिया गया है ऊष्मा का संतुलन। एक तो आपको पता होना चाहिए सर, अभिवहन क्या है, वाष्पीकरण क्या है, संवहन क्या है। तो जब आप पढ़ेंगे इन तीनों को, तो ये तीनों हॉरिजॉन्टल वाली चीज़ें अधिकांश करती है, पृथ्वी की लोअर वाले सेक्टर में रहते हैं। जबकि सौर विकिरण क्या करता है, पार्थिव विकिरण क्या करता है, यही दो है जो कि पृथ्वी की ऊष्मा को क्या करते हैं, संतुलन में रखते हैं, एक बैलेंस में रखते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 30 का ए हो जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, इसको ध्यानपूर्वक आप पढ़ें, है ना। क्वेश्चन नंबर 31 ध्यानपूर्वक आप पढ़ें। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 31, बोला कि तापमान मापने का जो यंत्र है, तापमान को, टेम्परेचर को मापने का जो यंत्र है उसे क्या कहते हैं। तो सिंपल सा चीज़ है, तापमान को किससे मापते हैं, थर्मामीटर से मापते हैं, है ना। जबकि बैरोमीटर से क्या मापा जाता है, दाब को मापा जाता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 32 आइए। 32 क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि क्षोभ मंडल में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कितनी ऊंचाई पर घट जाता है। ये आपको बेहतर ढंग से पता होगा मित्रों, है ना, ये बेहतर ढंग से आपको पता होगा, अगर आप एनसीईआरटी पढ़े, मस्त ढंग से पता होगा। क्या है ना कि कुछ ही पन्ने हैं जो आपको बहुत इन्फॉर्मेशन दे जाती है, बहुत नॉलेज दे जाती है कि क्षोभ मंडल में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कितनी ऊंचाई पर घट जाता है। ये तो प्रश्न पूछा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा बी, मतलब 165 मीटर क्या होता है कि ऊंचाई पर क्या होता है, घट जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, ध्यानपूर्वक पढ़ें, पता चल जाएगा ध्यानपूर्वक पढ़ने से, है ना। क्वेश्चन नंबर 33 क्या पूछ रहा है कि किसी स्थान का अक्षांश कितना उच्च होगा, सूर्य की किरणों का नतिकोण उतना ही क्या होगा, सूर्य की किरणों का नतिकोण उतना ही क्या होगा, सूर्य की किरणों का नतिकोण उतना ही कम होगा, है ना।
बोला किसी स्थान का अक्षांश जितना उच्च होगा सूर्य की किरणों का नति कोण क्या होगा उतना ही कम होगा। राइट। तो नति कोण के संबंध में एक बार को पता होना चाहिए नति कोण क्या चीज होता है। राइट। क्वेश्चन नंबर 34 पढ़िए, देखिए किसी क्षेत्र में सूर्य की तिरछी किरणें अधिक क्षेत्र पर पड़ने के कारण ऊर्जा वितरण बड़े क्षेत्र पर होता है, अतः उसे प्रति इकाई क्षेत्र को ऊर्जा प्राप्ति होती है, पर कैसी होती है? कम होती है, अधिक होती है, बराबर होती है, कैसी होती है? तो जब फैल जाता है ऊर्जा तो कम ऊर्जा प्राप्त होगा, स्वाभाविक सी बात है। क्वेश्चन नंबर 35 आइए, देखिए क्या पूछ रहा है। राइट, पढ़े इसे, बेहतर ढंग से पढ़े इसे। बोला कि तिरछी किरणों को वायुमंडल की अधिक गहराई से गुजरना पड़ता है। बहुत बहुत सच्चाई की बात है। राइट भाई, सही बोल रहे हो तुम। तिरछी किरणों को वायुमंडल की अधिक गहराई से गुजरना पड़ता है, अतः अधिक अवशोषण, प्रकीर्णन एवं विसरण के द्वारा ऊर्जा का ह्रास कैसा होता है? ऊर्जा का ह्रास कैसा होता है? तो यहाँ पर अधिक ह्रास होगा ऊर्जा का, बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी गायब होंगे, ऊर्जा का ह्रास बहुत ज़्यादा होंगे। क्वेश्चन नंबर 36 आइए, देखिए 36 क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है कि निम्न अक्षांशों में, जब देखिए दोस्तों निम्न अक्षांश पूछेगा ना, तो निम्न अक्षांश का मतलब है 0 डिग्री, 1 डिग्री, 10 डिग्री। तो इसको बोलते हैं निम्न अक्षांश। क्या इसका मतलब कि जितना आप इक्वेटर की तरह आएंगे, जितना आप भूमध्य रेखा की तरफ आएंगे, निम्न अक्षांश आपको मिलते रहेंगे। राइट। तो निम्न अक्षांश में पूछ रहा है कि सूर्य की किरणें सीधी किरणें पड़ती है, सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है, अतः सूर्यातप की प्राप्ति होगी वहां पर। तो कितनी कैसी प्राप्ति होगी? अधिक होगा, कम होगा, बराबर होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? अधिक होगा। आपको पता ही है कि सूरज जो है सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा देते हैं वो भूमध्य रेखा के आसपास में देते हैं। तो जैसे ही कम अक्षांश वाले स्थिति में आएंगे वैसे ही सूरज की किरणें ज़्यादा वहाँ पे पड़ेगी और अधिक क्या होगा? सूर्याताप की प्राप्ति होगा। राइट। क्वेश्चन नंबर 36 तक हमने बताया। आगे भी क्वेश्चन देखिए क्या बता रहा है। इन हर एक क्वेश्चन को हम लोग समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे ही बहुत तरह के क्वेश्चन हम आपको देते रहेंगे जो आपके 11th के एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है, इसके साथ साथ अन्य एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। एमसीक्यू की ये श्रृंखला है। एमसीक्यू की श्रृंखला में हम आपको बहुत प्रकार के क्वेश्चन देंगे और जैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम के करीब आएंगे ना, वैसे ही आपको ध्यान रहेगा इन सारे क्वेश्चंस पर आप रिगार्डिंग करेंगे और एक समय ऐसा होगा कि एग्ज़ाम भी आपका बढ़िया से निकलेगा और कंपटीशन एग्ज़ाम की भी दुनिया को समझ पाइएगा। क्वेश्चन नंबर 37 क्या पूछ रहा है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय, जब होता है सूर्योदय उस टाइम और जब सूरज डूबता है उस टाइम, सूर्यास्त होता है उस टाइम, सूर्य लाल तथा आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है ना? तो ऐसा वायुमंडल की किस प्रक्रिया द्वारा होता है? ऐसा वायुमंडल की किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 38। सबसे अधिक सूर्यातप उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों पर प्राप्त होता है, क्यों? पूछ रहा है क्यों उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों पर सबसे अधिक सूर्यातप प्राप्त होता है। क्यों होता है प्राप्त? क्योंकि क्योंकि यहाँ पर आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन पूछा गया है, जो फ्रेमिंग किया गया है, वो सूर्यातप और उपोष्ण कटिबंध को लेकर के फ्रेमिंग किया गया है। तो दो कीवर्ड है, एक उपोष्ण कटिबंध है, एक सूर्यातप है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक है दिन की अवधि लंबा होना, तो भाई ये नहीं है। मेघाच्छादन की अधिक पाया जाना, भाई ये भी नहीं है। क्या होता है कि मेघाच्छादन का बहुत कम पाया जाना होता है इस टाइम। यहाँ पर इस पैलेस में क्या होता है कि मेघाच्छादन बहुत कम बनता है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 39 को देखिए। 39 क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है किसी क्षेत्र के लंबे समय अवधि में मौसमी दशाओं के औसत को क्या कहते हैं? तो लॉन्ग टाइम की यहाँ पे बात कर रहा है। तो जब लॉन्ग टाइम की बात होगा तो क्या होगा? जलवायु होगा। शॉर्ट टाइम की बात होगा तो क्या होगा? मौसम होगा। उससे भी शॉर्ट होगा तो क्या होगा? दैनिक तापांतर होगा। पर डे की टेम्परेचर में यदि कम ज़्यादा होता है तो दैनिक तापांतर कहलाता है। पर एक हफ्ते 15 दिन में चेंजेस जो होता है उससे मौसम कहते हैं। पर 30
वर्ष की बात करें, 40 वर्ष की बात करें, तो इसे क्या बोलते हैं? जलवायु कहते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना। पूछेगा जलवायु में और मौसम में क्या अंतर है, तो मौसम जलवायु जो ज्योग्राफिकली जो घटना है वो सेम है, पर एक लंबे टाइम अवधि पर डिफरेंस यहाँ पे हो जाता है। लंबे टाइम अवधि को क्या बोलते हैं? जलवायु कहते हैं। मतलब एक ही दशा में यदि एक ही प्रकार का आपको वातावरण मिले तो उसे क्या बोलते हैं? जलवायु कहते हैं। एक लंबे टाइम की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या पूछ रहा है कि गर्म पिंड से ठंडे पिंड की ओर ऊर्जा के प्रवाह क्या कहलाते? तो गर्म पिंड से ठंडे की पिंड की ओर जब जाता है ऊर्जा तो उसे क्या बोलते हैं? कहते हैं चालन, कंडक्शन कहते हैं। राइट। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, पृथ्वी के गर्म होने से संपर्क में आई निचली वायुमंडल, पृथ्वी के गर्म होने से संपर्क में आई निचली वायुमंडल के गर्म होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा संवहन। क्या हो जाएगा? संवहन। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, गर्म पिंड से ठंडे पिंड की ओर ऊर्जा का प्रवाह तब तक चलता रहता है जब तक कि दोनों पिंडों का तापमान एक समान नहीं होता। राइट, ये भी कह रहा है सही। दोनों पिंडों में संपर्क टूट नहीं जाता, ये भी कह रहा है सही। तो इनमें से क्या होगा? दोनों होगा। जब तक कि दोनों पिंडों में संपर्क नहीं टूटेगा तब तक क्या होगा? एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होते रहेगा, ट्रांसफर यहाँ पे होते रहेगा। और दोनों पिंड जब तक कि तापमान एक समान ना हो तब तक एनर्जी का ट्रांसफर होते रहेगा। क्वेश्चन नंबर 43 आते हैं, 43। क्या पूछ रहा है? अब विद्यार्थी लोग ध्यान से देखिए क्या पूछ रहा है, आपके बेहद काम का है। अगर इसे नहीं समझ पा रहे हैं इतने में तो आप ऑफलाइन क्लास को आइए, समझाइए, हम इसको बारीकी से समझाएंगे। क्योंकि ये वीडियो का लेक्चर है, इसलिए वीडियो के लेक्चर में लोग चाहते हैं कि शॉर्ट टाइम में हमें बताएं, जबकि शॉर्ट टाइम में इन सब बातों को समझाया नहीं जा सकता है ना। शॉर्ट टाइम कोई चीज़ नहीं होती है। हमारे यहाँ बाजारवाद, नई तरह की मार्केटिज्म आ गया है, इसलिए लोग जल्दबाजी में जल्दी प्रोडक्ट चाहते हैं। जबकि कोई भी सामान जो इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में एक गहराई है, वो जल्दबाजी में नई प्रोडक्ट बनता है। इसलिए आप ध्यान रखिए ऑफलाइन को। क्वेश्चन नंबर 23, 43 क्या पूछ रहा है? 43, वह रेखा जो समान तापमान वाले स्थानों को जोड़ती है, वह रेखा जो समान तापमान वाले स्थानों को जोड़ती है वो क्या कहलाता है? आइसोबार कहलाता है, उसे समताप रेखा कहते हैं। राइट। क्वेश्चन नंबर 44, जनवरी से जुलाई महीने के बीच सर्वाधिक तापांतर किस क्षेत्र में पाया जाता है? जनवरी से जुलाई महीने के बीच सर्वाधिक तापांतर किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? यूरेशिया महाद्वीपीय क्षेत्र में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 पढ़िए क्या पूछ रहा है। सबसे कम 3 डिग्री सेल्सियस का तापमान किन अक्षांशों के बीच पाया जाता है ना। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, 20 डिग्री दक्षिणी एवं 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच यहाँ पे पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है? राइट, इसको पढ़िएंगे, क्वेश्चन को आप समझ पाएंगे। पूछ रहा है कि सामान्यतः ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटता जाता है। राइट, ये सही बात कह रहा है। इसे क्या कहा जाता है? जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई की ओर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है? तापमान में कमी आती जाती है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं सामान्य ह्रास दर। क्या बोलते हैं? सामान्य ह्रास दर। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, सर्वाधिक तापमान कब अंकित किया जाता है? सर्वाधिक तापमान कब अंकित किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि सर्वाधिक तापमान कब अंकित किया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? अपराह्न 2 बजे, अपराह्न 2 बजे से लेकर 4 बजे तक, अपराह्न 2 बजे से लेकर 4 बजे तक इसी समय सर्वाधिक तापमान का मापन किया जाता है। ठीक है, तो ये तो शाम, ये सुबह हो जाता है दोस्तों, इसमें नहीं होगा, है ना, है ना, आप ध्यान रखिए। और ये तो प्रातः हो जाता है, आप 10 बजे से लेकर 12 बजे तक ये भी नहीं होगा। आपको पता ही है कि हीट जब सबसे ज़्यादा कहाँ पे रहता है, तो अगर हम 12 बजे की तुलना करें तो 12 बजे में हीट आते रहता है। ठीक है,
हीट आते रहता है। पर एक स्थिरांक टाइम होता है जो 2 बजे के आसपास होता है, और 2 बजे से लेकर 4 बजे तक की हीट को हम लोग आकलन करते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट में 48 समझिए क्या पूछ रहा है कि सूर्य से पृष्ठ का तापमान कितना है। सूर्य के पृष्ठ का तापमान कितना है? सूर्य के पृष्ठ का तापमान कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस है। तो ऐसे ही प्रश्न हम लोग क्या करेंगे, आगे लाते रहेंगे। इसको ध्यानपूर्वक समझिए, ठीक है। इतने में ही क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं। थैंक यू।